अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका टीचर जवाद अली आपको प्रोग्राम जज्बा तालीम में खुशामदीद कहता है। ये क्लास जज्बा तालीम फ्री एजुकेशन फॉर ऑल के तहत स्टार्ट की गई, जिसमें हम आपको डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिज़िक्स ऑफ 9th क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो ख़त्म कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं वो उनके नाम आपको बताता चलूं। नंबर 1 है जी लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सेकंड, एडिशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस को रिजॉल्व किस तरह से किया जाता है। टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क क्या है और मूवमेंट ऑफ फोर्स से क्या मुराद है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट इज कपल एंड सेकेंड लास्ट वन इज इक्विलिब्रियम एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये 9 टॉपिक्स जो हैं स्टूडेंट्स वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन या जिनका वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस, टीवी स्क्रीन पे देखिए, ये नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ है हमारी स्लाइड का। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों और एक ही डायरेक्शन हो उन फोर्सेस के वेक्टर्स की, उन फोर्सेस को हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल भी आपको नजर आ रही है, इसको मैं फिगर बना के आपको दिखाना चाहूंगा बोर्ड पे कि स्टूडेंट लेट कंसिडर हमारे पास एक बैग है, उस बैग के अंदर हमारे पास एप्पल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल ऑफ, ये सिंपल एप्पल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत सारे एप्पल्स हैं। स्टूडेंट्स, ये जो इस बैग के अंदर एप्पल्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स ये इन एप्पल्स का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो मैं इनके वेट का अगर वेक्टर बनाऊं तो तमाम जो फोर्सेस इनके वेट्स की एक्ट कर रही हैं वो डाउनवर्ड हैं, और ये तमाम जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि ये डाउनवर्ड हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और एक ही डायरेक्शन में पैरेलल हैं जो कि डाउनवर्ड है। तो ऐसी पैरेलल फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, जिसके अंदर तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में पैरेलल हो, तो इनको हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। ऐसी पैरेलल फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल तो हों मगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में हो। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टैंड में आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा है टीवी स्क्रीन पर, जिसमें ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये वेक्टर शो कर रहा है वेट ऑफ दिस ब्लॉक जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये तो एक्शन है। इसके रिएक्शन में जिस स्ट्रिंग के साथ ये ब्लॉक अटैच है उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो रही है, और वो टेंशन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। वेट डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड। इस केस में ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, या ये दोनों फोर्सेस, वेट और टेंशन की फोर्स, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसी पैरेलल फोर्सेस को हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसमें फोर्सेस पैरेलल तो होती हैं मगर उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स,
फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो स्केलर्स होते हैं उनको तो हम सिंपल एडिशन से प्लस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 + 2 = 7, 3 + 1 = 4। ये तो सिंपल एडिशन से हो सकते हैं, बट वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम सिंपल एडिशन या ऑर्डिनरी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक कोई स्पेशल टेक्निक जो है वो यूज करनी पड़ती है। अब हमें इसको ऐड करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, आपकी इस बुक में एक मेथड गिवन है, वो हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस स्लाइड। A resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the other forces to be added. हम तमाम फोर्सेस जितनी हमारे पास मौजूद हैं उन सबको हम ऐड करें किसी स्पेशल टेक्निक से। ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर होगा उस आंसर को हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, और वो एक सिंगल ही फोर्स होगी, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि आंसर जो हो हमारे पास फोर्सेस को ऐड करने का, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, इसमें ग्राफिकल मेथड भी हैं। जो हम यूज करेंगे वो भी एक ग्राफिकल मेथड है, उसका नाम है हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल क्या है? टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ये डायरेक्शन शो हो रही है, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम इन डायरेक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, ये वेक्टर ए है जो कि इस वक्त ईस्ट की डायरेक्शन में है, और ये वेक्टर बी है जो इस वक्त नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में है। स्टूडेंट्स, हम वेक्टर ए का जो हेड है वो टेल से मिलाएंगे वेक्टर बी के। इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल, जिसके अंदर फर्स्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड करता है सेकंड वेक्टर की टेल से। तो जब मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया, उसके हेड से मैंने टेल स्टार्ट की वेक्टर बी की, और वेक्टर बी को ड्रॉ किया जिस डायरेक्शन में वो हमारे पास मौजूद है। अब ये दो वेक्टर्स का जो आंसर होगा वो एक सिंगल वेक्टर, जिसको हम पीछे पढ़ के आए हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो शुरू होगा टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर और एंड होगा हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, यानी कि वेक्टर बी, जो कि आपको रेड लाइन में इधर नजर आ रहा है। इसको हम कहेंगे, नाम दे सकते हैं आर का, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं यूजिंग हेड टू टेल रूल। फर्स्ट वेक्टर की हेड कोइंसाइड करेगी सेकंड वेक्टर के टेल से। अगर थर्ड वेक्टर भी होता तो हमारा जो थर्ड वेक्टर होना था उसकी टेल ने कोइंसाइड करना था सेकंड वेक्टर के हेड से। तो इस तरह से दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को भी ऐड किया जा सकता है, और इस मेथड का नाम है हेड टू टेल रूल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर हमने वेक्टर को रिजॉल्व करना हो, सॉल्व करना हो, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे जी। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम वेक्टर को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, किसमें? उसके कंपोनेंट्स में। इसको हम कहेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया, स्प्लिट कर दिया उसके कंपोनेंट्स में। अगर इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट देन द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगर स्टूडेंट हमारे पास जो फोर्स है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनको हम कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको देकर आगे समझाना चाहूंगा। हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा टीवी स्क्रीन पर, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है जी एफ, जो रेड लाइन से आपको शो किया गया है। इस वेक्टर एफ के दो कंपोनेंट्स हैं,
एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट ब्लू लाइन नीचे जो नज़र आ रही है आपको, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसको हम एफ एक्स से शो करते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। सेकंड जो इसका कंपोनेंट बन रहा है वो है वर्टिकल कंपोनेंट और ये आपको शो हो रहा है लाइन ए बी से और इसका नाम हमने रखा एफ वाई। एफ वाई क्यों रखा? क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग होता है। स्टूडेंट्स, ये हमने अपनी फोर्स का जो वेक्टर था हमारा एफ, उसको स्प्लिट कर दिया अपनी फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में, एफ एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ओ बी से शो किया गया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और दूसरा कंपोनेंट लाइन ए बी से शो किया गया है और वो एफ वाई का उसको नाम दिया गया है। ये एफ एक्स और एफ वाई यानी कि लाइन ओ बी और लाइन ए बी, ये है जी प्रिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर एफ या ऑफ दिस फोर्स एफ। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमारे पास जो टोटल एफ है वो इक्वल है जी, यानी कि लाइन ओ ए हमारे पास इक्वल है। अगर आप इक्वेशन में देखें जो इक्वेशन 4.1, ओ ए हमारे पास इक्वल है ओ बी प्लस बी ए, यानी कि ओ ए हमारे पास हमारी फोर्स एफ है और वो इक्वल है ओ बी एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स और ए प्लस ए बी प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और इसको हम लिखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा एफ इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। अब अगर हमने इस मैग्नीट्यूड इन एफ एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो या वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से जो है वो फाइंड करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा नेक्स्ट स्लाइड में, अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम में देखना चाहें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं और इनकी लेबलिंग हम किस तरह से करते हैं। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसको हमने सॉल्व करना हो तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज और डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल की आपके सामने मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट 90 का एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके सामने होता है हाइपोटेन्यूज। जो हमारे पास थीटा एंगल होता है उसके सामने होता है प्रिपेंडिकुलर, और लास्ट में जो हमारा रह जाता है उसको हम बेस का नाम देते हैं। अब यहां से साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज प्रिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि प्रिपेंडिकुलर लाइन BC डिवाइडेड बाय लाइन AB हाइपोटेन्यूज। इसी तरह नेक्स्ट कॉस थीटा का फॉर्मूला बनता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इधर AC है डिवाइडेड बाय AB, और थर्ड हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला होता है जी प्रिपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। प्रिपेंडिकुलर इधर हमारे पास BC है और बेस हमारे पास AC है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके जरिए हम अपने कंपोनेंट्स Fx और Fy को फाइंड करेंगे, उनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी इस डायग्राम पे, ये जो ऊपर वाली स्लाइड पे ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, इस पे अगर हम अप्लाई करें ये रूल, ये फॉर्मूलाज, तो आप देखेंगे कि हमारे पास कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारी इस डायग्राम में बेस क्या है, हमारे इस डायग्राम में बेस है जी OB और हाइपोटेन्यूज क्या है OA। तो हमारे पास कॉस थीटा का आंसर आएगा OB डिवाइडेड बाय OA। अब OB हमारे पास इक्वल है FX के, डायग्राम देखें स्टूडेंट्स दोबारा, OB हमारे पास इक्वल है FX के और OA हमारे पास इक्वल है F के। हम यहां पर cos थीटा के फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, cos थीटा इक्वल आ जाएगा Fx ओवर F। अब ये F इधर डिवाइड हो रहा है Fx से, अगर मैं इसको दूसरी साइड पर लेकर जाना चाहूं तो मैं ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और फाइनल फॉर्मूला जो मेरे पास x कंपोनेंट ऑफ फोर्स F का आएगा वो होगा Fx इक्वल्स टू F cos थीटा।
इसी तरह से स्टूडेंट्स हम आगे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास कौन सा होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानी कि लाइन ए बी, और दूसरी जो है वो हमारे पास इसमें है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास लाइन ओ ए। तो पुट करें यहां पे वैल्यूज, साइन थीटा इक्वल्स टू बी ए डिवाइडेड बाय ओ ए। बी ए हमारे पास y कंपोनेंट है f का और ओ ए हमारे पास f के इक्वल है। तो यहां से अगर हमने एफ वाई फाइंड करना हो तो ये जो f नीचे डिवाइड हो रहा है एफ वाई से, ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाकर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनल आंसर जो हमारे पास मैग्नीट्यूड का आएगा y कंपोनेंट ऑफ f का, दैट इज एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली है किसकी, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स f और y कंपोनेंट ऑफ फोर्स f। तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये तो थी हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर्स को हमने रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यू को हमने फाइंड किया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमें फोर्स F से F को स्प्लिट किया था उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में और उनको हमने फाइंड किया था। यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उससे हमने फोर्स को फाइंड करना है, यानी कि ये लास्ट टॉपिक का रिवर्स है। लास्ट टॉपिक में फोर्स F थी, उसको स्प्लिट किया Fx और Fy में। यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन है, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स और y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, उससे हमने फोर्स F को बनाना है। तो हम फोर्स को जैसा कि रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, तो हम उनके कंपोनेंट से फोर्स को भी बना सकते हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर कि हमारे पास जो फोर्स F है इसके दो कंपोनेंट्स हैं Fx और Fy। यहां पर हमारे पास F इक्वल होता है Fx प्लस Fy के। अगर हमने F की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है यूजिंग दीज कंपोनेंट्स x एंड y, तो स्टूडेंट्स ये राइट एंगल ट्राइंगल हम यूज करेंगे, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल OPR मौजूद है। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस डायग्राम पे, ये जो आपको नजर आ रही है, तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है। हाइपोटेन्यूज होता है 90 के एंगल के सामने, 90 के एंगल के सामने इस वक्त है OR। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो इक्वल होता है किसके, बेस के स्क्वायर के। बेस क्या है OP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर PR का स्क्वायर। ये स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम है जो जिसका फॉर्मूला मैंने उधर लिखा भी है, ये अब हमने यहां पर अप्लाई किया। अब OR हमारे पास इक्वल है F के, OP इक्वल है Fx के, PR इक्वल है Fy के। तो अगर मैंने इस F को फाइंड करना है तो मैं दोनों साइड पर स्क्वायर रूट जो है वो ले लूंगा। जब मैं दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लूंगा, इस F का स्क्वायर उस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस टर्म के ऊपर होल स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। ये तो थी परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हमने फोर्स F की वैल्यू को जो है, मैग्नीट्यूड को जो है वो फाइंड किया है। अब इस फोर्स F की डायरेक्शन क्या हो सकती है उसको फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan थीटा वाली लगाएंगे। अब tan थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस।
tan थीटा इक्वल्स टू प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है। यहां पर प्रीपेंडिकुलर कितना है, पी आर, और बेस कितनी है, ओ पी। पी आर होता है हमारे पास एफ वाई और ओ पी हमारे पास है जी एफ एक्स। तो अगर हमने यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो हम tan को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, और जब tan दूसरी साइड पर जाएगा वो इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमें कंपोनेंट्स गिवन थे और उससे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की, अपनी फोर्स एफ की, और साथ उसकी डायरेक्शन एंगल भी फाइंड किया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टूडेंट उसका नाम है टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स, जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं या खोलते हैं, हम उस पर अपनी फोर्स को अप्लाई करते हैं, और वो जो दरवाज़ा है वो एक स्पोर्ट के इर्द गिर्द जो है वो मूव होता है, जिसको हम कब्जा भी कहते हैं। हिंज उसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसको इस्तेमाल किया जाता है दरवाजे को घुमाने के लिए उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा टर्निंग इफेक्ट जिससे चीज़ें टर्न हो, रिवॉल्व हो, उसको हम कहते हैं टॉर्क। यानी कि फोर्स लगाने से हमारी चीज़ें टर्न हो किसी एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द, उसको हम टॉर्क कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आगे हम पढ़ेंगे। अभी एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट जो है वो जी है हमारे पास रिजिड बॉडी। स्टूडेंट्स, रिजिड बॉडी क्या होती है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा बोर्ड पे, कि हमारे पास जो कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। हर स्टेट्स ऑफ मैटर, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, ये मैं एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स का बना रहा हूँ, सॉलिड्स का, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं। ऐसी बॉडी जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तो दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो फोर्स अप्लाई करने से, उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। यानी कि सॉलिड्स जो है वो ठोस जिस्म, रिजिड बॉडी होती है, जिसपे हम फोर्स अप्लाई भी करते हैं, लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उनमें कोई फर्क नहीं आता, वो डिस्टेंस सेम ही रहता है। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी या ठोस जिस्म। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये आपको सेकंड लाइन में इसकी नजर आ रही होगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स, देन इट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। फोर्स अप्लाई करने से पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो चेंज ना हो, उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है और वो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है एक खास लाइन के इर्द गिर्द, तो उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी आपको डोर की एग्जाम्पल दी थी, जिसमें हमारी हिंज, कब्जे वाली जो जगह है जहां पर उसकी सपोर्ट है हमारे डोर की, उसके इर्द गिर्द दरवाज़ा जो है वो मूव करता है, बाहर को खुलता है या बंद होता है। तो वो पॉइंट इस वक्त है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसी लाइन जिसके इर्द गिर्द बॉडी मूव कर रही है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक फर्स्ट तो मैंने आपको दरवाजे की एग्जांपल दी, सेकंड जो हम वो घुमाते हैं दरवाजे को खोलने के लिए, स्टूडेंट्स वो भी एक खास अंदर एक पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट करता है, उसके अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और लास्ट एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी स्पैनर की, जिसके अंदर हम जब टाइट करते हैं, ये लूज़ करते हैं नट को, जिधर हम फोर्स लगाते हैं और जिस पॉइंट के इर्द गिर्द ये स्पैनर मूव करता है यानी कि नट पे, उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी मज़ीद जो है वो हमारी नेक्स्ट डायग्राम में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि अगर ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है
और ये मूव कर रही है लाइन ए प्राइम के इर्द गिर्द। तो स्टूडेंट्स ये लाइन ए प्राइम है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बॉडी इस वक्त इस तरह मूव कर रही है इस पॉइंट के इर्द गिर्द। ये जो लाइन ए प्राइम आपको नजर आ रही है, तो स्टूडेंट्स ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके इर्द गिर्द इस बॉडी ने मूव करना है। और हमने फोर्स अप्लाई की है लाइन बी सी पर। ये जो आपको ग्रीन एरो से नजर आ रही होगी, ये हमने फोर्स अप्लाई की है अपवर्ड डायरेक्शन में। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहां पर हमने फोर्स अप्लाई की है इतने डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट आर्म, और इसको हम एल से जो है वो शो करते हैं। जिस पॉइंट पर या जिस लाइन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां से हमारे पास 5 जो है वो चीजें, 5 चीजें जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा पॉइंट जिसके इर्द गिर्द बॉडी के तमाम पार्टिकल्स मूव करते हैं उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, जो यहां पर ए प्राइम लाइन से शो की गई है। जहां हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस कहलाता है मोमेंट आर्म। तो ये स्टूडेंट टर्म्स थी जो हम टॉर्क में या मोमेंट ऑफ फोर्स में जो है वो डिस्कस करते हैं। अब ये किन किन पर डिपेंडेंट होती हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आएगा साथ साथ। इससे पहले हम प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखें टॉर्क की या मोमेंट ऑफ फोर्स की, तो आपको टीवी स्क्रीन पर फर्स्ट लाइन नजर आ रही होगी, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, फोर्स का टर्न करने वाला जो इफेक्ट है, अमल है, उसको हम कहते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी तरह इसका फॉर्मूला जो होता है टॉर्क का, दैट इज F मल्टीप्लाई बाय L। ये F वो फोर्स है जो हमने उस चीज पर अप्लाई की है, और ये L जो है वो मोमेंट आर्म है। स्टूडेंट्स आप देखते होंगे रोजमर्रा जिंदगी में हम जहां से दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं वहां से खोलना या बंद करना आसान होता है। जैसे जैसे हम जहां पर वो कब्जा या हिंज लगी हुई है उसके करीब जाते जाएंगे, हमारे लिए दरवाजे को खोलना या बंद करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि उस केस में हमारा मोमेंट ऑफ आर्म यानी कि एल जो है वो कम होता जाएगा। जितना ज्यादा एल कम होता जाएगा टॉर्क भी उतना ही कम होता जाएगा, हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। यही इफेक्ट अगर हम स्पैनर्स में देखें तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो मैकेनिक्स होते हैं वो लॉन्ग हैंडल वाला स्पैनर कब यूज करते हैं, जब उन्होंने कोई बहुत बड़ा या टाइट जो नट है उसको खोलना या बंद करना हो। क्योंकि स्टूडेंट जो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइट नट होता है उस पर हमें फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ती है, लेकिन फोर्स के साथ साथ एक और फैक्टर है जो मैटर करता है और वो है मोमेंट आर्म। जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा उतनी आसानी से मैकेनिक उसी स्पैनर के ज़रिए उतनी कम फोर्स लगाकर उस नट को खोल सकता है या टाइट कर सकता है। लेकिन अगर मोमेंट आर्म छोटा होगा तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगी उस नट को टाइट करना या लूज करने में। तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, फोर्स भी और मोमेंट आर्म भी। जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म उतनी आसानी से हम टॉर्क प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब हमारे पास टॉर्क का अगर फॉर्मूला देखा जाए, टॉर्क इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय L, तो इससे ये बात साबित होती है कि जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा उतना ही ज़्यादा उसमें टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा और हमारी फोर्स उतनी ही कम लगेगी। यानी कि हम जितना लॉन्ग हैंडल होगा हमारे पास, हम उतनी आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको नट को अगर हम स्पैनर यूज़ कर रहे हैं तो उसको टाइट या लूज, जितना लॉन्ग स्पैनर, जितना उसका ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा एल, उतनी आसानी से वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैथमेटिकली जो हमारे पास ऐसे यूनिट होता है टॉर्क का वो होता है न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर कब प्रोड्यूस होता है टॉर्क, जब फोर्स 1 न्यूटन की अप्लाई की जाए 1 मीटर लॉन्ग हैंडल पर। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, और उसके अंदर मौजूद जो टर्म्स थी उसको हमने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा। अब वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपने टीचर जवाद अली को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।